अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दी गई है और साथ साथ जो है पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान आज जब मस्कत में फाइनल मैच खेला गया और वहाँ पर पाकिस्तान अच्छा खेलने के बावजूद जो अनबीटन इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचा और उसको 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आज का हम जो आगाज करेंगे वो पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी भी व्हाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद पाकिस्तानी टीम में वापसी। सुफियान मुकीम पहली बार ओडीआई स्क्वाड में शामिल। शानदार कारकर्दगी दिखाकर भी साजिद खान ड्रॉप। फखर जमान एक बार फिर नजरअंदाज। फखर अभी फॉर्म और मैच फिटनेस हासिल नहीं कर पाए। साजिद खान को सिलेक्ट ना करना एक मुश्किल फैसला था। सेंचुरियन और केप टाउन की कंडीशंस देखते हुए मोहम्मद अब्बास का इंतखाब किया आकिब जावेद। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। एडम माकरम की अदम मौजूदगी के बायस हेनरिच क्लॉसन टीम की क़यादत करेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम में 4 तब्दीलियाँ। बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की ब्लाइंड डे क्रिकेट टीम की और यकीनी तौर पे इनको जो है वो इंसेंटिव भी देने चाहिए, मॉनेटरी इंसेंटिव भी देने चाहिए ताकि इन ब्लाइंड खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो और ये मजीद तनदेही के साथ जाफिशाने के साथ पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मोहसिन नकवी साहब, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है या PCB मीडिया इस शो को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली जो है वो इन ब्लाइंड क्रिकेटर्स की सपोर्ट करें। GTV की आवाज़ मोहसिन नकवी ने सुन ली। मोहसिन नकवी का ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत और विराट कोहली पाकिस्तान में खेलने के लिए बेताब हैं, मगर उनकी हुकूमत उन्हें यहां आने की इजाजत नहीं दे रही। शुएब अख्तर। एक ही मुल्क के पास ताकत और असर रसूख क्रिकेट में नताइज को मुतासर करता है। जय शाह फैसले करते हुए ख्याल करेंगे कि वो भारत के जेर असर ना हो। साबिक चेयरमैन ICC क्रेग बार्कले। कज़ाफी स्टेडियम के तामीराती काम में तेजी आ गई। सिर्फ 53 रोज में मजमूई तौर पर 80% तामीराती काम मुकम्मल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा। पाकिस्तान सऊदी अरब फीफा दोस्ताना मैच के लिए कौमी विमेंस फुटबॉल टीम दोहा पहुंच गई और भारत ने पाकिस्तान को हराकर जूनियर हॉकी एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और इन स्टोरीज़ में आपने देखा कि कल के शो में हमने आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम के हवाले से जिसने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और उस वक्त तक मोहसिन नकवी साहब ने जो है सिर्फ मुबारकबाद दी थी, खुशी का इजहार किया था और हमने अपने शो में अपील की थी कि इनको जो है वो मॉनेटरी इंसेंटिव भी दिया जाना चाहिए। और हम इंतहाई मशहूर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि मोहसिन नकवी साहब के कि जिन्होंने GTV की आवाज़ को सुना, लब्बैक का और उन्होंने 1 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया। तो ये एक और बड़ी अचीवमेंट है GTV के लिए और जी स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि हम हमेशा ये दावा करते हैं और फखरिया ये बात करते हैं कि हम हमेशा ग्रास रूट स्पोर्ट्स की बात करते हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी इस किस्म की आवाज़ें इस प्लेटफॉर्म से आपको सुनने को मिलती रहेंगी। लेकिन जनाब, एक ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कि जिन्होंने इस जूनियर एशिया हॉकी टूर्नामेंट को बहुत ही करीब से देखा, एज एन ऑब्जर्वर वो जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान की न सिर्फ कारकर्दगी देखी बल्कि दुनिया की दीगर टीमों की भी जो एशियन टीमें थी उनकी कारकर्दगी देखी। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त इंटरनेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल यूथ ओलंपिक में जो कोचिंग के प्राइज़ भी उन्होंने अंजाम दिए। मेरे साथ मौजूद हैं कस्टम के बड़े ज़बरदस्त फॉर्मर प्लेयर, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर इंटरनेशनल मोहम्मद अली साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अली सलमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बताइए कि आप एज एन ऑब्जर्वर वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की हॉकी टीम की कारकर्दगी को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अनबीटन टीम पाकिस्तान की वहां फाइनल में पहुंची, लेकिन गुज़िश्ता इवेंट में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था और अब वही तारीख दोबारा दोहराई गई। सलमान भाई, पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि पाकिस्तान ने अनबीटन ये टूर्नामेंट खेला और सबको जीतते हुए फाइनल में गया। देखिए, फाइनल में आपको पता है डू एंड डाई का मैच होता है, एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा ये फाइनल हुआ इंडिया पाकिस्तान का। और यहाँ पे जो जराए थे, जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, ये थी कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र वो हुआ। और देखें, पाकिस्तान में टैलेंट्स की कमी नहीं है। पाकिस्तान
के लड़कों ने इतनी मुराद ना मिलने के बावजूद भी जो मैं समझता हूं कि जो परफॉर्मेंस दी है, मैं समझता हूं कि इनको मैं सलूट करता हूं इन बच्चों को कि जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, जो हॉकी फेडरेशन के मसले मसाइल हैं, तो मैं ये समझता हूं कि बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ऑल ओवर आप देखेंगे अगर 16 टीमें आती हैं और 16 टीमों में पाकिस्तान टीम अनबीटन फाइनल खेलती है, तो ये कितना बड़ा एक अचीवमेंट है। आप मलेशिया उठा लें, जापान उठा लें और अदर टीमें उठा लें जो लाखों अरबों रुपए खर्च करती हैं स्पोर्ट्स पे। हमारे पास तो बजट ही नहीं है स्पोर्ट्स का, फिर भी ये बच्चे आप देखें ना 4-5 टूर्नामेंटों से आप वो बच्चे 50 स्टैंड में आ रहे हैं। मैं जब था ईपो में अजलान शाह में ब्रॉन्ज मेडल लिया, फिर एक और अजलान शाह हुआ लास्ट जो हुआ उस पर सिल्वर लिया, फिर एशियन चैंपियन ट्रॉफी में आपने ब्रॉन्ज लिया, अभी फिर आपने सिल्वर ले लिया। तो ये बड़ी फेडरेशन की अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अभी जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी के पास फंड नहीं है, जो एसोसिएशन की आपस में लड़ाई है ये पाकिस्तान हॉकी को डैमेज कर रही है। हम बचपन में खेल खेलते थे जब बहुत ही चाइल्डहुड में थे कि मेरा वजीर कौन, चोर सिपाही का पता लगाओ। आज जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो लोग चोर नजर आते हैं, कल को वही वजीर नजर आ रहे होते हैं। तो ये सिलसिला खत्म कब होगा? ये देखिए ये तो हाई कमान की बात है। हाई कमान जिसको लेके आता है वो ही काम करता है। अभी जो है वो आपको भी नजर आ रहे हैं, हमें भी नजर आ रहे हैं। हमें ये देखना है कि हम एक पेज पे कब आएंगे। यार भाई अल्लाह माफ करे, 93 जूनियर वर्ल्ड कप का मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ स्पेन तरासा में। आज 30 साल होने को जा रहे हैं, आज तक पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। मैं लास्ट टूर्नामेंट में कोच था जो मलेशिया में हुआ था, कोलालमपुर में जूनियर वर्ल्ड कप में। हम 13 साल बाद हम आए क्वार्टर फाइनल में। तो भाई ये जब हम बाहर जाते हैं, जब बाहर ममालिक में जब बैठते हैं, कोचेस से बात होती है, वहाँ के जो ओहदेदार होते हैं वो बात करते हैं कि यार आपने हॉकी में इतना टैलेंट है, सब कुछ है, तो ये हॉकी कहाँ दफन हो रही है, क्यों हॉकी लैग कर रही है? उसकी वजह ये है कि जो हमारे सरबराह हैं वो अच्छे फैसले करें और अच्छा काम उन लोगों के हाथों में दें जो ये काम करना चाह रहे हैं। अभी तो आप देखें ना, अभी तारिक बुख्ती साहब है, राना मुजाहिद साहब हैं, वो रन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके होते हुए भी 4 टूर्नामेंट में आप विक्ट्री स्टैंड पे आए। तो जब तक हुकूमत पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट नहीं करेगी और सौतेली माँ की तरह जब तक नहीं उसको लेकिन नहीं किया जाएगा। मोहम्मद अली साहब, आप बुख्ती साहब की और राना मुजाहिद साहब की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरह के मामलात पीछे चल रहे हैं, जो है वो ताले भी पड़ चुके हैं और जो है वो मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप इस तरह एक तरफ इनकी तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शैला रजा ग्रुप है, हैदर हुसैन है, आपके साथ नासिर अली हैं, ये भी काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि अली सलमान भाई, मैं इस कंट्रीब्यूशन में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आए, अली सलमान आ जाए, मोहम्मद अली आ जाए, यही मैं कह रहा हूं, कोई भी एक्स वाई जेड आए, तो बात यह है कि एक सिस्टम को प्रॉपर का होना चाहिए। जब तक आप सिस्टम को नहीं चलाएंगे हमारी हॉकी ऊपर नहीं आएगी। हम इसी में लड़ते रहेंगे यार, वो लोग थे, ये लोग थे, वो लोग नहीं, बिल्कुल मैं आपको इन डीप वाटर्स में नहीं डाल रहा, मैं बिल्कुल आपको नहीं डाल रहा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि अच्छा है सब हॉकी के लिए यकजा हो जाए, सभी अच्छे हैं। अगर तो हॉकी एक यकजा हो जाएंगे तो ये पाकिस्तान का कौमी खेल जो है ये फ्लरिश करेगा। अच्छा अली सलमान भाई, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो फेडरेशन में होते हैं लोग उनकी तारीफ करते हैं, जो फेडरेशन में नहीं होते उनकी तारीफ नहीं करते। बात ये है कि जो हाई कमान है ना, जो हमारी गवर्नमेंट सतह पे लोग हैं, तो वो भाई अगर इनको चोर या कोई एक्स वाई जेड इनको चीजें समझते हैं तो इनको अलग कर दें, इनको क्यों रखा हुआ है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली भाई, मेरे पास मुझे ब्रेक पे आना है, मुझे एहसास है कि आप अभी मस्कत में मौजूद हैं और आपकी मसरूफियात भी हुआ। 2 मुझे क्विकली जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि हमेशा हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो फिटनेस के इशूज हैं, हमने देखा तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 2 गोल किए, फिर चौथे क्वार्टर में आके फिर इंडिया ने 2 गोल कर दिए। आपने इस मैच को फॉलो किया होगा, ग्राउंड में आप देख रहे होंगे, क्या फिटनेस की वजह से ऐसा हुआ या कोई और रीजन थे? अली सलमान भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात पे सेकंड करूंगा। लास्ट चौथे क्वार्टर में खास तौर पे हमारी जो डिफेंस थी वो बिल्कुल बेबस हो गई थी इंडिया के फॉरवर्ड्स पे। आप देखें ना, इंडिया के जो फ्लिकर है और जो सेंटर फॉरवर्ड खेलता है धनराज सिंह, उसने देखें 3 गोल करे टूर्नामेंट्स में इसी में फाइनल में। दूसरा ये कि हैंडल सिंह है
वो भी टॉप का प्लेयर था, और ये तिवारी, ये 3 प्लेयरों पे उन पे हमने काम करना था, लेकिन वो हम सक्सेसफुल नहीं हो सके। उन्होंने जो काम करने आया था सुफियान पे या अदनान शाहीन के ऊपर, उन्होंने उनके ऊपर फंबल करी, उनके ऊपर बॉलें खिलाई, वो डॉट दिए, उन्होंने बॉल रिटर्न हुई, मतलब काउंटर अटैक हुआ, जिसकी वजह से हमारे गोलकीपर की बेइंतहा परफॉर्मेंस अच्छी रही। मैं समझता हूँ अगर गोलकीपर अगर सेफ नहीं करे तो ये मैच बिल्कुल अगेंस्ट हो सकता था पाकिस्तान इंडिया का। ठीक है सर, 10 सेकंड में मेरे पास है, ब्रेक पे जाना है। आपने पूरा टूर्नामेंट में तमाम जो एशियन टीम है उनका स्टैंडर्ड देखा हॉकी का, गो के पाकिस्तान अनबीटन पहुंचा है, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड पाकिस्तान हॉकी का कितना मैच कर रहा है दीगर टीमों को? मैं ये समझता हूँ कि एशिया में पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तान टॉप 1-2 में तो नॉमिनेट होती है। हमारा मसला ये है कि जब तक हम जूनियर में रहते हुए जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, जब तक जो क्वालिफाई तो कर लिया है, जूनियर वर्ल्ड कप में जब तक हम टॉप 4 में नहीं आएंगे ना, तो दुनिया को ये एहसास नहीं होगा कि इनका बैकअप तैयार हो गया है, इनका बैकअप है, और पाकिस्तान जूनियर में नीचे सतह से प्लेयर आ रहे हैं, और ये लड़के जाके सीनियर में खेलेंगे तो पूरी दुनिया को ये मैसेज चले जाएगा कि पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप में कोई बहुत अच्छा कारनामा दिया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब, हमारे साथ मस्कत ओमान से बराह रास्त मौजूद, इस टूर्नामेंट को कवर भी कर रहे थे, और यकीनी तौर पे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की हॉकी जो अब ऐसा लगता है कि बेहतर मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान हॉकी का जो है वो मुंतज़िर है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे, और जहां साजिद खान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है वहाँ एक ऐसे क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका पूरा कैरियर नाइंसाफ़ियों की भेंट चढ़ गया। टैलेंटेड थे लेकिन मौके इतने नहीं मिल सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं उस फाइनल की जहां पाकिस्तान को हॉकी में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन एक और फाइनल पाकिस्तान ने अपने नाम किया, और वो था ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, के जहां पे कल हमने आवाज़ उठाई थी, आपने हेडलाइन में भी देखा, और अब जो है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल जनाब सैयद सुल्तान शाह साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब बताइए, ओवरऑल ये टूर्नामेंट जो है वो कैसा रहा आपके लिए? आप मुझे सुन सकते हैं? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा रहा, और खास तौर पे जब जिस पॉइंट पे फिनिश हुआ है पाकिस्तान की विक्ट्री पे, पाकिस्तान के T20 के चैंपियन बनने पे, तो यकीनन ये बड़ा जबरदस्त साइन है, और बहुत खुश हैं सब, पूरी कौम खुश है। और दूसरी बात ये है कि जिन हालात में हमने ये वर्ल्ड कप मुनक्किद किया वो एक अपने अंदर एक चैलेंज था, और स्मोक बीच में आ गई, कभी क्या होता, कभी इंडिया ने इनकार कर दिया, कभी टीमों की पार्टिसिपेशन का इशू था, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को मैनेज किया, और 6 टीमों का वर्ल्ड कप हुआ, और बहुत अच्छे माहौल में हुआ। और जितनी टीम्स आई थी उन्होंने पाकिस्तान के ग्राउंड्स को, पाकिस्तान की मेज़बानी को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत पसंद किया, और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एजाज हमारे लिए यही है कि एक तो वर्ल्ड चैंपियन बने, और दूसरा ये है कि बहुत पुरअमन तरीके से हमने ये वर्ल्ड कप जो है होस्ट किया, और पूरी दुनिया में एक पैगाम चला गया कि जो लोग इस बात पे बात करते हैं या वावेला मचाते हैं कि जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसकी वजह से हम टीम नहीं भेज रहे, उनके लिए एक जवाब है, और कि भाई किस तरह से पाकिस्तानी कौम लोग प्लेयर्स के साथ मोहब्बत करती है, और खेल देखना चाहते हैं लोग, और भारत जो भी करता है, जब भी सियासत करता है खेल में आके, और उनके पास इसके अलावा माँ सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाने के और उसके पाकिस्तान के इश्यूज को लेकर के वोट मांगने के, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो हमेशा खेलों को सबोताज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी टीम्स आई और बहुत अच्छा खेले। हालांकि हमारे इंडियन जो दोस्त हैं उन्होंने बहुत इस वर्ल्ड कप को मिस किया, और जो आपने देखा कि जिस तरह से इसकी हाइप क्रिएट हुई, इसको मीडिया कवरेज मिली, सोशल मीडिया के ऊपर ब्लाइंड क्रिकेट की व्यूअरशिप इतनी कभी नहीं थी जितनी इस वर्ल्ड कप की थी। तो पूरी दुनिया में एक अच्छा पाकिस्तान की तस्वीर गई है, पाकिस्तान का इमेज कायम हुआ है, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज मुलाकात चेयरमैन से कैसी रही? पीसीबी ने बहुत अच्छा वेलकम हमें किया, और हमें बड़ी खुशी है, खिलाड़ी बहुत खुश हैं कि एक बाइज्जत तरीके से, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से टीम को वेलकम किया गया, और जिस तरह से पीसीबी के लोगों ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया, बहुत अच्छा लगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से ब्लाइंड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा
सपोर्टिंग रोल अदा कर रहा है। और आज उन्होंने प्लेयर्स को 1 करोड़ रुपया भी दिया और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी हौसला अफजाई है और इससे खिलाड़ियों के अंदर मजीद अच्छा खेलने का जोश जज्बा पैदा होता है। और चेयरमैन साहब से भी मुलाकात रही, अच्छी मुलाकात रही, उन्होंने टीम को सराहा और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होस्ट किया, वर्ल्ड कप होस्ट किया, तो अच्छा रहा। शाह साहब, कल जब आपने इवेंट जीता तो सिर्फ आपको सूखी सूखी मुबारकबाद मिली थी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और फिर जी टीवी ने, जी स्पोर्ट्स ने आवाज़ उठाई कि मॉनेटरी इंसेंटिव देना चाहिए इस ज़बरदस्त फतह के बाद आज आपको ये इनाम भी मिला। तो जी टीवी की इस कोशिश को, काविश को किस तरह से आप देखते हैं? जीटीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पे सारे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया का कि जिन्होंने बहुत हर मैच को भरपूर कवरेज दी, आके उन्होंने प्लेयर्स के साथ बात की, टीमों के ऑफिशियल के साथ बात की और उनके पैगाम नशर किए। और मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट की प्रमोशन में पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा अहम रोल है और जिस तरह से इस वर्ल्ड कप को इन्होंने कवरेज दी है वो लाजवाब है और मैं सब मीडिया का बशमूल आपके चैनल के शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, इंडिया कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा कि जो इंडिया से आपने इवेंट की मेजबानी वापस ले ली है तो उस पाबंदी को हटा दिया जाए? नहीं, वो जो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ उसके अंदर ये बाकायदा डिस्कशन हुई और उसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे और ये बाकायदा फैसला किया गया कि क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में एक दूसरे के मुल्क में जाके नहीं खेल पा रही, उसकी सियासी वजूहात हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जो ब्लाइंड एसोसिएशन हैं, आपस में क्रिकेट की जो एसोसिएशन हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम इस क्रिकेट को ख़राब नहीं करना चाहते। ब्लाइंड क्रिकेट अभी ऊपर जा रही है, इसको अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो इस स्टेज पे हम अपने खिलाड़ियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दें। जैसा कि आपने देखा भारत की टीम बिल्कुल तैयार थी और उन्होंने काफ़ी बड़ा कैंप भी लगाया, ट्रेनिंग की दिल्ली में और पूरी तरह वो तैयार थे कि जी हम वर्ल्ड कप में जाएंगे और वो अपने डिफेंडिंग चैंपियन भी थे T20 के। तो उसके बावजूद दोनों तरफ से प्लेयर्स तो हमेशा खेलना चाहते हैं ना, प्लेयर्स के लिए तो सबसे मुकद्दम चीज़ यही है कि वो ग्राउंड में जाएं, खेलें, वो किसी भी मुल्क में जाएं। तो हमने ये बाहमी फैसला किया है कि अब हम अपने जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे इंडिया पाकिस्तान के, वो हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करेंगे और जब तक ये सियासी हालात ठीक नहीं होते और ये जो हटदर्मी है भारत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा वेलकम करता है। पाकिस्तान आपने देखा 13 में, 16 में, 19 में, हालांकि अभी जब ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीज़े नहीं दिए गए 2000 T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद हमारी साइकिल टीम बाबर आजम की क़यादत में इंडिया गई, उसने वहाँ वर्ल्ड कप खेला। तो हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, खेल को सियासत के अंदर नहीं लाते। तो ये बहरहाल फैसला हुआ कि अब हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे और भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि भारत की टीम को यहाँ आने नहीं देते, हालांकि पाकिस्तान तो हमेशा वेलकम के लिए तैयार रहता है, वीज़ों का भी इशू नहीं है, हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह ऑन बोर्ड थी और उन्होंने कहा कि हम इनको फौरन वीज़े दे देंगे, लेकिन वहाँ से हमेशा नेगेटिव रवैया रहता है, जिसकी वजह से ये फैसला हो गया कि भारत में विमेन का जो T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो नहीं होगा और वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, भारत ही उसको होस्ट करेगा लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। ठीक है शाह साहब, थैंक यू सो मच। आवाज़ भी आपकी डिस्कनेक्ट हुई है लेकिन साथ साथ आपके यकीनी तौर पे जो ख्यालात हैं हम तक पहुंच चुके हैं और GTV इसी तरह आपके शाना बशाना हमेशा रहेगा। परफॉर्म करते रहिए और हम आपकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते रहेंगे। इस समय लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे ज़बरदस्त क्रिकेटर, ज़बरदस्त पाकिस्तान की वो शख्सियत की जिन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट में सर्व किया, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी रहे और साथ साथ सिलेक्शन कमेटी में भी रहे, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर, मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट को वो अपनी खिदमात फराहम कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर ऑफिस में अजहर खान साहब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल क्रिकेट के बारे में कि जहाँ पे साउथ अफ्रीका के टूर के लिए पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे स्क्वाड भी यकीनी तौर पर से थोड़ी देर के बाद चल रहा होगा, आप नाम भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से प्लेयर जिस स्क्वाड में शामिल हैं, तीनों जो फॉर्मेट का स्क्वाड है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो मोहम्मद अब्बास की टेस्ट में वापसी हुई है, साजिद खान को जो है वो राइट ऑफ किया गया, फिर फ़खर जमान भी हिस्सा नहीं है और इसके अलावा इमाम उलक के हवाले से
भी डिबेट की जा रही है कि इमाम उल हक का क्यों जो है टीम का हिस्सा नहीं है, और फिर शाहिन शाह अफरीदी को भी टेस्ट में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा जो है कल हमने जो राशिद लतीफ़ साहब का भी एक स्टेटमेंट ऑन एयर किया था, इसमें उन्होंने कहा था कि हारिस रऊफ को टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो हारिस रऊफ भी जो है वो सिलेक्टेड नहीं हो सके हैं। इसके अलावा बाबर आजम के जिन पर बहुत ज़्यादा माजी में तनकीद की जा रही थी T20 के हवाले से, उनकी T20 में एक मरतबा फिर जो है वो नशिस्त जो है वो बरकरार रही है। तो बात करेंगे जनाब पाकिस्तान के इस स्क्वाड के हवाले से, एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत से कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान के क्रिकेट को उन्होंने सर्व किया। ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ज़बरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर भी रहे, एक्सपर्ट कमेंट्स भी उनके आपने डोमेस्टिक सीजन के दौरान यकीनी तौर पे सुने होंगे, सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल रहे और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी रहे। तो इनसे बेहतर शख्सियत हो नहीं सकती थी इन तमाम तर मौज़ूआत का अहाता करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अज़हर भाई, सबसे पहले तो स्क्वाड आप बताइए, आपने स्क्वाड देखा और आप खुद चूंकि एक ऐसे ऑफ स्पिनर थे कि जिनको ज़्यादा मौके नहीं मिल सकें, ये साजिद खान इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद भी क्या ये डिपेंड करते हैं क्या सिचुएशन के ऊपर, पिच के ऊपर है कि आकिब जावेद ने कहा कि जी कंडीशन जो थी वो साजिद खान के मुवाफिक नहीं थी, तो ये तो उन्होंने इनकी पूरी एबिलिटीज़ पे, स्किल्स पे, सलाहियतों पर सवाल निशान लगा दिया है। बड़ा इम्पोर्टेंट आपने ये जो इशू है ना इसको रेज किया। ऑफ कोर्स के एक बंदा जो मैन ऑफ द सीरीज रहा हो अली सलमान, क्या वो इस लायक नहीं कि वो अगला जो टेस्ट मैच है या टेस्ट सीरीज है उसमें वो खेल पाए? मुझे तो हैरत ये हुई है कि देयर वाज नो रीजन ऑफ ट्रोलिंग साजिद खान। क्यों, क्या वजह हुई, किस तरह उसको ड्रॉप किया, किस बेस पर किया, क्या लॉजिक थी, क्या उसका वो मतलब हदफ क्या था? हदफ मेरे सामने जो नजर आ रहा है कि जी क्या ये जरूरी है कि राइट आर्म बैटर जो है इसको ऑफ स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता? अगर ऐसी बात है तो अगर किसी टीम में 11 राइट हैंडर्स हैं तो फिर उनके खिलाफ तो फिर ऑफ स्पिनर को सारी जिंदगी नहीं खिलाना चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है और ये कोई इसमें कतन कोई राय नहीं है कि जी एक बंदा जिसने 19 आउट किया हो, बिकेम द मैन ऑफ द सीरीज और उसने पाकिस्तान की जीत में सबसे ज्यादा जो है वो अपना असर दिखाया हो, आपने उसको बिल्कुल ऐसे जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। या किस्मत या नसीब, अब जब भी टेस्ट सीरीज आएगी तो फिर देखा जाएगा। नो, दिस इज नॉट ऑन। This was very bad for that person who has been instrumental in winning the series after 18 to 20 years. अब मुझे बताएं किस तरह आपने बात कर दी कि जी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इसका जवाब देना कि क्यों साजिद खान को ड्रॉप किया गया, व्हाट वाज द रीजन, ये पता चलना चाहिए क्रिकेट के शौकीन को। क्योंकि नुमान ने और साजिद ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो मैं नहीं समझता कि उसका कोई पैरेलल था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ठीक है जी, स्पिनिंग ट्रैक आपने बनाया, स्पिनिंग ट्रैक पर जब तक आपके बॉलर्स आउट नहीं करते और आप 20 विकेट नहीं लेते आप टेस्ट मैच नहीं जीतते हो। ये दोनों स्पिनर ने करके। अच्छा अज़हर भाई, आप चूंकि खुद भी एक अच्छे ऑफ स्पिनर थे, अच्छे अपने वक्त के बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर थे, जब अगर हम आपके हबीब बैंक की बात करते हैं तो आपकी और अब्दुल कादिर की जोड़ी थी। फिर पाकिस्तान टीम की अगर आप बात करते हैं तो अब्दुल कादिर साहब एक एंड्स होते थे, इकबाल कासिम साहब होते थे, तौसीफ अहमद साहब होते थे, इस तरह अब्दुल रहमान और सईद अजमल होते थे, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, मैं मतलब नाम लूंगा तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। हमेशा जो है वो स्पिनर से जो है या फास्ट बॉलर वो जो जोड़ी की सूरत में जो है वो ज्यादा लीथल होते हैं। अब नौमान अली के साथ इनका एक पेयर था, कॉन्फिडेंस इनका भी गिरा दिया और इसका इंपैक्ट डेफिनेटली नौमान पे भी आएगा। देखें आपने सिकलैन मुश्ताक का नाम जो है अली सलमान, बहुत लंबी लिस्ट है। जी उन्होंने कितने मतलब अच्छा पाकिस्तान को सर्व किया एज ए राइट आर्म ऑफ स्पिनर और वाहिद वो बॉलर थे जो कि मिस्ट्री बॉलर थे और बॉल को वो बाहर निकालने में कामयाब होते थे और उनके बॉल में कोई उनके एक्शन में कोई ये नहीं था कि जी ये 15% से ज्यादा जो है वो इसमें लचक आती है। तो ये रीजन जो है ना वो ये देना चाहिए था सिलेक्शन कमेटी को कि जी हमने साजिद खान को जो ड्रॉप किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये जरूर बताना चाहिए था। अगर आप नुमान अली को आप कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के पास राइट हैंडर बड़े हैं तो इसलिए नुमान अली टीम में, नुमान अली एंड साजिद खान कम्स इनटू द पाकिस्तान टीम हैंड्स डाउन।
उन दोनों की वजह से तो आपने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड की सीरीज के खिलाफ खेले हैं। तो आई थिंक इसका जवाब जरूर अली सलमान आना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल हो रहा है फखर जमान के हवाले से, और फखर जमान को ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है, और जो स्टेटमेंट आया वो भी बड़ा अजीब सा आया आकिब जावेद का कि मैच फिटनेस नहीं है और फॉर्म का मालूम नहीं है। तो मैच फिटनेस कैसे पता चलेगी जब तक आप उसको मैचेस खिलाएंगे ही नहीं? कि अब बाकी लोगों के लिए जो है वो क्राइटेरिया अलग है, फखर जमान के लिए क्राइटेरिया अलग है? अली सलमान, आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूं, आप बहुत सारे प्लेयर्स को हाईलाइट भी करते हैं जो कि बेचारे पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस के बावजूद वो नहीं खेल पा रहे। मुझे ये बताएं कि जो हमारे ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है फखर जमान, इज ही प्लेइंग इन कायदम ट्रॉफी? अभी तक नहीं खेले ये। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो है वो अली सलमान ये किया जा सकता है कि अगर वो नहीं खेले तो वो तो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो किसी भी टीम में जो है ना वो हैंड्स डाउन आ सकता है। तो क्या फखर जमान की कोई इंजरीज का इशू है, कोई उसकी प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई फिटनेस प्रॉब्लम है, क्या ऐसी चीज है? हाँ, ये था कि उसको एक T20 के स्क्वाड में आप रखकर उसको बुलवा कर उसको खिलाकर वहां पर आप देख लेते कि उसकी फिटनेस कैसी है, उसकी फॉर्म कैसी है, वो परफॉर्म कैसा करता है। क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है तो फखर जमान कुछ be your asset, you know, in that championship. तो what I feel is कि ऐसे प्लेयर को बिल्कुल निगेट। लेकिन असल में आप समझते हैं कि जिस तरह भी फिटनेस की बात हो रही है, तो अभी तकरीबन जिस तरह भी आपने सवाल भी किया कि जो है वो क्या ये कायदम ट्रॉफी खेल रहे नहीं खेल रहे, लेकिन जो खेले भी अगर हैं तो ये तकरीबन 1 महीने का गैप आ गया। तो क्या अब ये अंदरूनी खाना स्टोरी नहीं पता है कि क्या इनको रोक दिया गया या इनके कोई अपने फिटनेस के मसाइल हैं कि जिसकी वजह से ये नहीं खेल सके? क्योंकि लास्ट जो है शायद अक्टूबर में, जहाँ तक मुझे अब याद आया कि अक्टूबर में शायद उन्होंने जो है वो आखिरी मैच कोई खेला है फर्स्ट क्लास का। नहीं, ठीक है आपने बिल्कुल इसलिए कि अब मौजूदा सूरत हाल को अगर आप सामने रखें तो अली सलमान ये बात जो है ना ये जाहिर होती है कि फखर जमान अगर इतनी देर से क्रिकेट नहीं खेला तो क्या ये जरूरी नहीं था कि उसका फिटनेस देखने के लिए कायदम ट्रॉफी के मैच में उसको कहते कि भैया आप खेलें, we follow you, we'll come into the cricket ground, see you how you play। 4 दिन के मैच में आप उसकी फील्डिंग भी देख सकते थे, रनिंग इन बिटवीन द विकेट भी देख सकते थे, उसकी बैटिंग की जो है वो फॉर्म भी देख सकते थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते थे। तो ये सारी चीजें ऐसी थी कि जो कि कायदम ट्रॉफी में आप बड़े आराम से फॉलो कर सकते थे। बिल्कुल सही। और क्योंकि जिस तरह भी मैंने पहले भी कहा कि 14 अक्टूबर 2024 को उन्होंने आखिरी मैच खेला था, उसके बाद फिर गैप काफी जो है वो अभी दिसंबर में हम बैठे हैं तो काफी गैप आ गया, जिसकी वजह से जो है शायद इनकी सिलेक्शन जो है वो जो है खातिर ख्वाह अंदाज में नहीं हो सकी है। अच्छा सर, दूसरी तरफ बाबर आजम के हवाले से T20 में सब ये बात करते हैं और खुद आकिब जावेद ये बात करते हैं कि बाबर आजम जब लाहौर कलंदर के खिलाफ आता था तो हम इसको आउट ही नहीं करते थे। अब वही आकिब जावेद ने उन्होंने T20 में फिर शामिल कर लिया बाबर आजम को। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट की स्क्वाड का जो वो मिसिंग पर्सन है जिसे हम कहते हैं वो है शहनशाह अफरीदी। उस पे भी आता हूं सर, मैं उस पे भी बात करता रहा, मुझे इस पे बता दिएगा जरा बाबर आजम पे। मैं आप देखें ऑनेस्ट जो है ना वो बाबर आजम के है। बाबर आजम को ये चीज प्रूव करनी है और इसने दूसरे लोगों की राय को गलत करना है कि इफ ही इज पिक्ड अप टू प्ले। देखें T20 की टीम जो है ना उसमें आप अगर देखें तो बाबर आजम की इंक्लूजन एक तरीके से अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो बेहतर इसलिए लगती है कि आपके पास एक्सपीरियंस बैटर उन कंडीशन में खेलने वाले जो है ना वो बहुत कम है। आई थिंक रिजवान और बाबर ही ऐसे प्लेयर थे जो कि साउथ अफ्रीकन कंडीशन में पहले खेल चुके हैं। उसके अलावा तो मुझे तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं लगता जो कि पिछले 4-5 साल पहले वो जाकर साउथ अफ्रीका में सीरीज खेला हो। ठीक है, तो फॉर दैट मैटर में भी अली सलमान के बाबर आजम की जो इंडक्शन है या इंक्लूजन है वो इसलिए भी रखी गई है कि बाबर आजम हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म इन T20 और एंड आल्सो हैज वेल वर्स्ड इन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस।
ठीक है, हम बात क्या करें अजहर खान साहब से, और जिस तरह भी अभी अजहर खान साहब भी बता रहे हैं उनके एक्सपीरियंस की वजह से लिया गया, तो 7 T20 मैचेस में उनके 321 के करीब रन हैं। उन्होंने जो है वो T20 क्रिकेट में आगे साउथ अफ्रीकन सॉइल्स पे इन्होंने जो है वो स्कोर किए हुए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शाहीन शाह अफरीदी और साथ साथ इमामुल हक के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इमामुल हक के साथ क्या मसला है, और फिर शाहीन शाह अफरीदी की क्या फिटनेस नहीं है कि जिसके से उनको टेस्ट में नहीं रखा गया, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें अजहर खान साहब के विजडम से हम मुस्तफीज होंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे कि जो बात करते हैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से। तीनों फॉर्मेट में जो पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट हुआ, अजहर खान साहब एक कौना मख्स सिलेक्टर भी हैं, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी हैं। शाहीन शाह अफरीदी, इमामुल हक की हम बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन साथ साथ अभी आपने जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद आया कि आपने कहा कि बाबर आजम को इसलिए शामिल किया गया कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में बेहतर है। तो सर सिमिलर केस ये सरफराज के साथ नहीं हो सकता था टेस्ट क्रिकेट में, कि सरफराज भी तो एक प्रूवन प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सरफराज का इशू जो है ना जी, वो तो वैसा हो गया कि जो ऑब्वियसली वो जब बेंटोर के उस ख्यालात जो थे क्रिकेट बोर्ड के, उसमें जब वो फिट इन हो गए, तो फिर मेरा ख्याल है कि सरफराज ने भी ये सोच लिया कि अब अगर उसने कोई डिफरेंट रोल में आना है तो फिर वो पाकिस्तान में जो इस वक्त क्रिकेट चल रही है, क्योंकि सरफराज अहमद इज सच अ प्लेयर के ही कैन वॉक इनटू एनी टीम, इज सच अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। और वाहिद वो बंदा है जिसने अपनी कप्तानी में अंडर 19 का वर्ल्ड कप जो था वो जीता था, और खालिद लतीफ जो थे वो पहले कप्तान थे, और इसके बाद सरफराज अहमद जो थे ये दूसरे कप्तान थे। तो आई थिंक सरफराज प्रोबेबली हैज मेड अप हिज माइंड कि जी अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने या पाकिस्तान के थिंक टैंक ने उनको नहीं खिलाना, तो देन ही वांट्स टू कंसंट्रेट इनटू अनदर रोल। अब अजहर भाई मैं क्या करूं कि आप जब बात करते हैं ना तो आपकी शख्सियत ऐसी है कि बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ जाती हैं। अभी बात मुझे पाकिस्तान टीम की कर दी, आप अंडर 19 पे लेकर आ गए। सर ये आज अंडर 19 का मैच हुआ है जापान से पाकिस्तान का, 2 बैक टू बैक सेंचुरी की शाहजेब ने आज उसको 6ठे नंबर पे खिला दिया और फार्मुल हक को ओपन करा दिया। ये चीजें जो है ना अली सलमान, आई थिंक ये तो क्रिकेट के जो थिंक टैंक है, जो कोचेज हैं, मैनेजर्स हैं, और जो उनका स्पोर्ट्स स्टाफ है, आई थिंक वो ही डिसीजन मेकर है, क्योंकि अंडर 19 के कप्तान में इतना वो तप्पड़ नहीं होते कि वो कह दे कि जी मैं इसको नीचे भेजूंगा या ऊपर भेजूंगा। तप्पड़ दो पाकिस्तान की नेशनल टीम के कैप्टन में नहीं होता, नहीं तो घर भेज दिया जाता है। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है कि एक बंदा 2 बैक टू बैक सेंचुरी कर रहा है, वो 3 करता, हैट्रिक होती उसकी जापान के खिलाफ, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता, पाकिस्तान को इसका फायदा होता अगले आने वाले मैच में। उसको 6ठे पे कर दिया, और जापान की कमजोर टीम थी तो मिसबा को देखते हुए शायद फार्मुल हक को ओपन करा दिया। ये देखे ना, ये इसका जवाब जो है ना वो आप किससे लेंगे मुझे बताएं। देने वाला जवाब इनका हेड कोच है या इनका सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये करना चाहिए था या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल करना चाहिए। एक लड़का जो इतनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है और ही इज प्लेइंग सो वेल, और उसको मैंने खेलते देखा है, द वे ही स्टार्ट्स हिटिंग द बॉल, वो अपना अली सलमान इतना खूबसूरत उसकी टाइमिंग है, उसकी स्ट्रेंथ जो है ना और उसकी जो प्लेइंग एबिलिटी है वो बहुत ही शानदार है। तो अगर वो खेलता जापान के खिलाफ अपना ओपन करता तो ही कुड हैव स्कोर्ड मोर रन्स, और उसके कॉन्फिडेंस में बिल्कुल देयर इज नो डाउट के वो इजाफा होता। ठीक है, वापस आते हैं पाकिस्तान टीम की तरफ। शाहीन शाह अफरीदी के एक्सक्लूजन के हवाले से आप उस वक्त बात करना चाह रहे थे। हाँ मैं अभी आपका जो स्क्वाड था ना टेस्ट मैच का अली सलमान वो देख रहा था, तो अपार्ट फ्रॉम नसीम शाह मुझे जो और फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें आपका खुरम शहजाद का जो है ना वो क्वेश्चन मार्क है कि वो 3 डिफरेंट सीरीज में 3 डिफरेंट दफा ना ऑस्ट्रेलिया में भी अनफिट हुए, बांग्लादेश में भी अनफिट हुए, फिर उसने पाकिस्तान शाहीन की तरफ से खेले वहां भी अनफिट हुए। तो मुझे कुछ उनकी जो इंडक्शन है या इंक्लूजन है उसमें यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो थिंक टैंक है या सिलेक्शन कमेटी है, क्या खुरम शहजाद को उन्होंने प्रॉपरली प्रोब किया कि उसकी फिटनेस लेवल क्या है। और सेकेंडली अब शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करना टेस्ट मैचेस के लिए, और क्या रीजन क्या दिया जा रहा है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम उनको बचा कर रख रहे हैं। ठीक
ठीक है चले। अच्छा एक और रीज़न मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मोहम्मद अब्बास, उन्होंने ज़बरदस्त काउंटी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने ज़बरदस्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, लेकिन जो हमारे स्टेटमेंट आते हैं, क्योंकि अब्बास की सिलेक्शन से हम सब खुश हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट आते हैं उनको क्या आप समझते हैं कि थोड़ा मुनासिब होने चाहिए? क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे उस वक्त परफॉर्मेंस देने के बावजूद अब्बास के लिए कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक है, अब्बास की इतनी स्पीड नहीं है, इसलिए अब्बास इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। साउथ अफ्रीका की तो ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिचेज हैं, तो वहाँ पर अब्बास इफेक्टिव होंगे। देखिए यही चीज जो है ना, मैं आपसे अभी जिक्र करने वाला था कि मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास एंड खुरम शहजाद ये एक ही पेस के बॉलर हैं। आपके पास सिर्फ एक नसीम शाह है जो कि थोड़ा सा 140 कर लेते हैं, मगर अब उनकी जो बॉलिंग की एबिलिटी या स्ट्रेंथ है वो भी 135 और 130 के दरमियान आ गई है। तो हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर नहीं है, लंबे कद वाला, दराज कद का, जो आके बॉल को मारे और कंडीशंस में वो पिच से फायदा उठाए, हमारे पास नहीं है। हमारे पास शहनशाह अफरीदी की शक्ल में एक बॉलर था, लेफ्ट आर्म बॉलर हु कुड हैव बीन वेरी वेरी इफेक्टिव इन दोज कंडीशंस। तो हमने अब इसको ड्रॉप कर दिया है। डोंट नो के व्हाट द रीजन अबाउट इट। ठीक है, कुछ कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। मोहम्मद अब्बास की सिलेक्शन सब खुश हैं कि बहरहाल डोमेस्टिक के परफॉर्मर को आपने मौका दिया, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर मौका देते तो शायद वहाँ भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। सर ये चैंपियंस ट्रॉफी का इशू क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि आपके तो इंडिया में बहुत सारे दोस्त भी होंगे, मीडिया वालों से भी आपकी काफ़ी दोस्ती होगी। ये चैंपियंस ट्रॉफी को आप समझते हैं बिला वजह में हवा बनाया जा रहा है? और अगर पीसीबी अब हाइब्रिड मॉडल पर जाता है तो इतनी बातें करने के बाद हाइब्रिड मॉडल पर जाना पाकिस्तान की आवाम का एतमाद नहीं खो देगी पीसीबी? देखिए हाइब्रिड मॉडल पर आप तभी जा सकते हैं अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पर आप हिंदुस्तान के साथ अपने क्रिकेट खेलेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जो भी हो वो अगर हिंदुस्तान के साथ दुबई में होता है तो फिर आने वाले जो 3 साल हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अली सलमान, ये जरूरी है तो उसी को फॉलो किया जाए। और फिर ये नहीं है कि घुटने टेक देने हैं और अगर इंडिया अगर फाइनल में आता है और पाकिस्तान में वो नहीं खेलना चाहता तो फाइनल एक डिफरेंट वेन्यू पर हो जाए, ये भी पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन ऑल दैट अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में तमाम चीजों को लेना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल में आती है वो यही है कि अब पाकिस्तान ने अगर स्टैंड लिया है तो पाकिस्तान इससे नीचे ना जाए, खड़ा रहे मजबूती से, लेकिन सर एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये भी कहता है कि भाई आप पैसे जो है उनसे अपने रेट बढ़वा लें, आप उनसे इंसेंटिव ले लें और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लें क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को पैसों की ज़रूरत है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान में ये भी है जो इस वक्त एक राय बनाई जा रही है। नहीं, मैं आपकी राय जो है ना वो आप एक स्कूल ऑफ थॉट की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ उनसे ये पूछ लें कि फिर क्या पाकिस्तान जो है इंडिया में जाके वो जो 3-4 टूर्नामेंट जो नहीं आईसीसी के वो जाके खेलेगा? नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पैसा अपनी जगह पर है, वो किसी भी बोर्ड को नहीं बुरा लगता, मगर जब आप एक प्रॉपर स्टैंड लेते हैं और उस स्टैंड के मुताबिक आप पूरी क्रिकेटिंग जो वर्ल्ड है उसको ये बावर कराते हैं कि अगर हिंदुस्तान हमारे मुल्क में आके नहीं खेलता तो हम भी उनके मुल्क में जाके नहीं खेलेंगे। ये असल स्टैंड है अली सलमान। स्टैंड ये नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो अजहर खान साहब कह रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम इस स्टैंड पे फर्म स्टैंड है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है फ्रांस के साथ मौजूद है और हम सब यही चाहते हैं अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को भी जाके नहीं खेलना चाहिए और यही अजहर खान साहब की राय भी है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे अजहर खान साहब के बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला। इसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर मोहम्मद अली भी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे जो सोशल मीडिया के सार्फिन थे उन्होंने सुल्तान शाह साहब की गुफ्तगू भी यकीनी तौर पर सुनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अली साहब को इजाज़त दी, जब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।